नया है युग नया जमाना, नए है पीढ़ी नया तराना। तो बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल, ये है नई झांसी और उभरता बुंदेलखंड। बोलो हल्ला बोल बुंदे हल्ला बोल। तुम बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल, ये है नई झांसी और उभरता बुंदेलखंड। तो बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल। स्वागत है आप सभी का दोस्तों बुंदेली हल्ला बोल के एपिसोड नंबर 2 पर। मैं संकेत कंचन, आपका दोस्त बुंदेलखंडी। और अभी हाल का ही किस्सा है, जब मैं दिल्ली में था एक पैनल डिस्कशन के लिए और मैं वहां पे बैठा हुआ था और इंट्रोडक्शन का दौर शुरू हुआ। तो किसी ने बोला कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो किसी ने बोला मैं बेनेट यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो किसी ने बोला मैं एमिटी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो किसी ने कहा मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी बारी आई, मैंने भी बोला कि मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और एक सवाल कहीं से आया, ये कहाँ है? लेकिन तभी उस यूनिवर्सिटी के जो पैनल डिस्कशन में मेंबरान थे, उसमें से एक सीनियर लोग आए और उन्होंने बताया कि आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जितने भी यहाँ फैकल्टी है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से जानती है। बिकॉज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आज एक वो यूनिवर्सिटी हो चुकी है जो नैक यानी कि NAAC में A++ की रेटिंग रखती है, जो कि शायद 25% यूनिवर्सिटियां पूरे देश में से रखती होंगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसके साथ साथ PM उषा योजना के अंतर्गत में मेरू यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित है। और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में 22 और यूपी में सिर्फ 1, उसमें से एक टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में है। I was zapped. Everybody was stone faced and they were not able to react to it because मुझे भी नहीं मानते। अच्छा, ये भी बात है? इतनी बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर पूरे उत्तर प्रदेश में एक है, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में है। और इससे कितने लोगों को भला हो सकता है, कितने एंटरप्रेन्योर्स, कितने स्टार्टअप्स, कितने स्टूडेंट्स, इन सब का भला हो सकता है। और शायद हम लोग इसकी जानकारी से अनजान हैं। तो जैसे कि आपको मालूम ही है, झांसी बाजार का काम ही है नई झांसी और उभरते बुंदेलखंड से आपको रूबरू कराना। तो मैं चला अपनी जर्नी पर, वापस आया और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से वो इंफॉर्मेशन लेने की शुरुआत मैंने कर दी, जहां मैं टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर को पूरे जोर शोर से आपके सामने लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कि भैया ये टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं और हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का नाम और ऊपर उठा रहा है। इस सब चीजें, इससे क्या फायदे होते हैं, ये कैसे काम करता है, और ये किसी और से नहीं बल्कि जो इसका संचालन करते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी, जो यहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर हैं टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर। हम आज उन्हीं से बात करेंगे, विस्तार पूर्वक करेंगे। देखिए क्या है कि सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान के वीडियोस देख करके आप उनकी लाइफ में तो बहुत झांक लेते हैं, लेकिन ये वीडियो देख करके शायद आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। बिकॉज टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के अंदर वो पावर होती है जो आपकी लाइफ को बहुत सक्षम बना सकती है, बहुत संपन्न बना सकती है, बहुत ही सक्सेसफुल बना सकती है। तो ये वीडियो शायद आपके बड़े भाई बड़ी बहन के काम आ सकता है, या छोटे भाई छोटी बहन के काम आ सकता है, या आपके पुत्र और पुत्री के काम आ सकता है। लेकिन इससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, मुझे ये पक्का विश्वास है कि पूरे बुंदेलखंड में युवाओं को एक नया चीज सोचने की पहल करेगी, एक नया दायरा खोलेगी। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी के पास और विस्तार से जानते हैं टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर, जो कि सिर्फ एक है पूरे उत्तर प्रदेश में। चले। मैंने आपको बताया है कि हम उनसे बात करेंगे जो PhD टेक का संचालन करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर। उनसे बात करने वाले आज हमारे साथ वही उपस्थित होंगे। और डॉक्टर लवकुश द्विवेदी जी
करीबन 10 साल से ज़्यादा समय दे चुके हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को। ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर, ऑल्दो एंटायर एक्टिविटीज ऑफ डीएसटी टेक इज हैपनिंग अंडर हिज सुपरविजन। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, सर से मिलते हैं। वेरी वेलकम टू यू फॉर दिस बुंदेली हल्ला बोल सर। हम शो करते हैं डॉक्टर लफर सर, और ये शो सर इसलिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इसमें हम ट्रांजिशन दिखाते हैं कि पहले झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को अगर हम लें तो वो क्या थी, आज के वक्त में हम क्या हैं, और आज जो हमारे पास है उससे हम कल क्या देख सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज़ को प्रस्ताव को माना और आप हमारे साथ हैं। तो आज विस्तार से हम सर से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 1975 में सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद पिछले 2-3 साल में मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ें, कुछ उपलब्धियाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ले रही है, जिसमें कि NAAC A++ की रैंकिंग है सर, बहुत एफर्ट्स वाली चीज़ होती है। इसके साथ साथ मीरू का जो अभियान हमारा चला है PM ऊषा योजना के अंतर्गत, तो उसमें हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर। तो आपका सर इसके बारे में क्या कहना है? आपके सामने सारी चीज़ें हुई हैं, हर चीज़ में आप थोड़ा इन्वॉल्व रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, बल्कि थोड़ा मैं क्या कहूँगा। तो उस हिसाब से आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में सर क्या देखते हैं, किस तरह शुरू हुआ, आज कहाँ और कल कैसे? थैंक यू सो मच संकेत जी, आपने हमको मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आप झांसी बाजार के माध्यम से सर्च करके पूरे समाज को अवगत कराते हैं, बताते हैं कि कई बार बहुत सारे ऐसे छुपे हुए सब होते हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, और संचार माध्यम के थ्रू हम बता सकते हैं। रही बात बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जर्नी की, तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कई बार हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने वाला लीडर अच्छा होने की आवश्यकता होती है। पिछले 2-3 वर्षों में जो भी उपलब्धियां हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को मिली हैं, उसमें निस्संदेह ही लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लीडरशिप मेरे ओपिनियन में वो है जो आपको अपने स्वयं को एक्सप्लोर करने की आज़ादी देती है, और वो विश्वविद्यालय की जो भी प्रगति है उसको जन भागीदारी बनाती है। हमारे माननीय कुलपति जी, कुलसचिव महोदय, वित्त अधिकारी महोदय और परीक्षा नियंत्रक की जितने भी अधिकारीगण हमारे विश्वविद्यालय के हैं, इन लोगों ने एक पॉजिटिव वाइब के साथ काम किया। और ये विश्वविद्यालय, जैसा आपने बताया, 1975 में एस्टैब्लिश्ड है, और पिछले कई वर्षों में 2 दशकों से हमारा विश्वविद्यालय B या B++ ग्रेड के आसपास था। And initially, we were not expecting that we can achieve this A++. But as we were involved in the journey, because we were deeply engaged in collecting the document, retrieving the documents, preparing them and presenting them before the NAC, धीरे-धीरे हम लोगों को रियलाइज हुआ कि ये हम लोग कर सकते हैं, और ये विश्वास जो हमारे अंदर आया और जो जिसने की ये अचीवमेंट करके दिखाई, ये हमारे माननीय कुलपति जी ने हम सभी लोगों के अंदर भरा है, और उसी का परिणाम है कि हमको A++ NAC का जो कि सर्वोच्च ग्रेड है वो मिला। उसके बाद ये PM ऊषा मेरू की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली ये A++ यूनिवर्सिटी होने के बाद का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और इसके तहत हम पूरे देश में जहाँ पर 26 विश्वविद्यालयों को इसके तहत चयनित किया गया है, उसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी एक है। ये बड़े गौरव की बात है। आज 1100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय पूरे देश में हैं, उसमें से टॉप 26 में से काउंट होना अपने विश्वविद्यालय के गौरव की बात है। जहाँ तक DST टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर की बात है, एक्चुअली अब जो समय है वो समय सिर्फ और सिर्फ ऐसा रिसर्च करने का नहीं है जहाँ पर कि हमारी CV स्ट्रांग हो रही हो या बाय द वे हमारा साइटेशन बढ़ रहा हो। समय अब ट्रांसलेशनल रिसर्च करने का है। बहुत सही बोला। ये देखने की बात है कि हम जो भी अपना शोध या रिसर्च कार्य कर रहे हैं, उससे क्या नई टेक्निक्स, क्या नई टेक्नोलॉजीज हम डेवलप कर रहे हैं, और उन टेक्नोलॉजीज का लाभ समाज के लोगों को कैसे मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा गैप था, और इस चीज़ को समझते हुए DST ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर का एक प्रपोजल किया गया, और उसमें हमें जिम्मेदारी दी गई। आज पूरे देश में सिर्फ 22 ही टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर DST के द्वारा दिए गए हैं 2 फेजेस में, और उन 22 में से पूरे प्रदेश में हम हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उसमें एक है। और इसके तहत जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इस तरह से इनेबल करें कि आगे चल कर के वो रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री को ट्रांसफर हो सकें और कॉमर्शलाइज हो सकें। बहुत अच्छी बात है सर। इनफैक्ट आज के बात हम लोग आप और हम इसी पे करने वाले हैं सर, क्योंकि मुझे मालूम है इसका पूरा संचार आप करते हैं। तो सर मैं एक छोटी सी बात इस तरह से समझना चाहूँगा लेमैन वर्ड्स में
कि ये टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर है क्या और कितना जरूरी है सर, ये बेसिकली है क्या? और क्योंकि हम लोग सब जानते हैं रिसर्च हुआ करती थी, जैसे कि आपने भी बोला, वो रिसर्च का आउटकम को कैसे इनेबल करके स्टूडेंट की लाइफ, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ, एक स्टार्टअप की लाइफ, एमएसएमईज के में कैसे प्रभाव डालती है, इस पे सर थोड़ा बताइए कि क्या, किस तरह से वर्किंग करता है ये टीईसी? एक्चुअली जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर जैसा नाम बता रहा है, पहले क्या होता था कि जैसे हम कोई रिसर्च किया, हमने कोई टेक्निक डेवलप की, लेकिन वो टेक्निक या तो हमारे लैब तक रह जाती थी जी या थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ करके वो वहीं खत्म हो जाती थी। जी जी बहुत सारी टेक्निक्स लैब के आगे फील्ड तक गई ही नहीं, लैंड तक गई नहीं। तो अब जो कॉन्सेप्ट है कि लैब से लैंड तक कैसे टेक्निक से टेक्नोलॉजीज को ले जाया जाए, यूजुअली आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल्स होते हैं। जी हाँ, जरूर। जब कभी भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है तो उसमें उसके 0 से लेकर के 9 तक के TRL हैं। करेक्ट। और उसमें कई ये भी देखा जाता है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया, हमने उसको पेपर पे उतारा, फॉर्मुलेट किया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाई, प्रोटोटाइप बनाया, फिर उसको लैब में टेस्ट किया, फील्ड में टेस्ट किया, फिर हमने उसमें और इनकॉर्पोरेट किए चेंजेस, और इस तरह से हमने उसको एक मार्केट रेडी प्रोडक्ट के तौर पे बनाया। फिर हमने उसको रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री को ट्रांसफर किया और फिर इंडस्ट्री ने जब उसको ले लिया तो उसका कमर्शलाइजेशन हुआ। इस दौरान हम पेटेंटिंग भी कराते हैं ताकि हमारा जो आइडिया है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो हमारे पास हमारा सुरक्षित रहे। तो एक्चुअली इस पूरी जर्नी में सपोर्ट करने के लिए ही टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर का स्थापना की गई। अब रही बात, ये टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लोगों द्वारा किया जा रहा शोध उसको इनेबल करने के लिए मात्र नहीं है। जैसे कि हमने बताया, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर पूरे प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालयों में सिर्फ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पास है। तो इसका मतलब ये है कि हम झांसी ही नहीं, झांसी के आसपास के जितने भी संस्थान हैं जहां पर के लोग कार्य कर रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग कार्य कर रहे हैं, और समाज के विभिन्न तबके के जुड़े हुए लोग, स्पेशली अगर हम एमएसएमई की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, वो लोग जो नया टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं उसको किस तरह से हम लैब सपोर्ट के माध्यम से, फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से, या मेंटरिंग करके, नेटवर्किंग के माध्यम से हम किस तरह से उनको इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी अपने TRL लेवल को अपग्रेड करते हुए फाइनली रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री को ट्रांसफर हो सके और कमर्शलाइज हो सके। इसमें पेटेंटिंग के लिए भी हम लोग मदद करते हैं। हमारे संस्था में, हमारे सेंटर पे हमारा स्टाफ एक पूरी पॉलिसी है जिसके तहत हमारा एक ऑथराइज्ड अटॉर्नी है जिसके माध्यम से हम लोग पेटेंटिंग भी करवाते हैं। तो इस तरह से किसी के पास भी अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो हम उसको सुरक्षित करके उसको इनेबल करने का काम करते हैं DSTTC के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इससे जुड़ा मुझे एक सवाल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सर कि इसकी जरूरत आज ऐसी क्यों पड़ रही है? मतलब रिसर्च पहले भी हुआ करता था, आज रिसर्च को खोला जा रहा है, उसमें जो सक्सेसफुल चीज़ है उसको कोशिश की जा रही है कि धरातल पे कैसे लेकर के, तो इसकी ज़रूरत ऐसी क्यों पड़ रही है और किस तरह से आज गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट सेंटर को देखती है, कैसे वो मदद करना चाहती है, क्या आर्थिक तरह से भी मदद करना चाहती है कि ट्रेनिंग से ही मदद करना चाहती है? तो इसको कैसे हम समझें इसको अभी कि एक छात्र के ऊपर इस इनेबलिंग सेंटर का दिमाग में क्या असर जाना चाहिए, उसे क्या लगना चाहिए कि अगर हम इनके पास जा रहे हैं या एक एंटरप्रेन्योर इनके पास जा रहा है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज शुरू कर रहा है, तो मैं क्या चीज़ उम्मीद करके जाऊं और मुझे किस तरीके का एक रिस्पांस मिल सकता है ताकि मैं उस तरह से उनके पास। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जैसे पहले क्या था कि स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड में, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में 27 डिपार्टमेंट्स हैं और संस्थान जी, और उसमें अगर हम देखें कि लगभग 100 से ज़्यादा विभिन्न प्रोग्राम्स हैं, 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑन कैंपस स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत इनोवेटिव माइंड होता है बडिंग ब्रेन्स का, उनके दिमाग में आइडियाज आते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी है उनके अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर उनके पास कोई आइडिया है, कोई आइडिया आया है, तो उस आइडिया को बताने का प्लेटफॉर्म नहीं था, या तो वो आइडिया उनके लैब तक ही सिमट के रह जाता था, अगर अप्रोप्रिएट टीचर को बता पाए तो शायद वो आइडिया कहीं ट्रांसलेट हो पाता हो। आज TEC या इनोवेशन सेंटर उस आइडिया को ट्रांसलेट करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अगर हम स्टूडेंट से बात करें, जैसे स्टूडेंट्स कोई भी हैं, हमने एक पॉलिसी डिवाइस करी टेक्नोलॉजी हैकाथॉन, जिसके तहत हमने ऐसे
चाहे वो यूजी लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे पीजी लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे पीएचडी लेवल का व्यक्ति हो, चाहे फैकल्टी मेंबर्स हो, अगर उनके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया है, अगर वो हमको दिखता है कि हाँ वो अभी तक ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं और उसको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, तो हम टेक्नोलॉजी हैकाथॉन के माध्यम से एक साल में 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं अप टू 50,000 फॉर 6 मंथ। अरे वाह, ये तो भी प्रोविजन है सर। जी बिल्कुल। अच्छा। तो इस टेक्नोलॉजी हैकाथॉन के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट किसी भी ब्रांच का हो, वो कोई लिमिटेशन नहीं है, ना यूजी का लिमिटेशन ना पीजी का लिमिटेशन, किसी भी लेवल का हो, किसी ब्रांच का हो, वो हमारे साथ आकर के जुड़ सकता है, चाहे वो फैकल्टी मेंबर हो, चाहे रिसर्च स्कॉलर हो। और 6 महीने तक इनिशियली हम उनको 50,000 का सपोर्ट दे करके हम मदद करते हैं ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और कुछ टीआरएल को इन्हांस करते हुए अप टू 3 या 4 लेवल का जो भी वो प्रोटोटाइप डिजाइन कर सकते हैं वो डिजाइन करें और हम उसमें पेटेंटिंग में ही मदद करते हैं। अब टीचर्स की अगर हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि जो लोगों के पास ऑलरेडी पहले से प्रोटोटाइप डेवलप्ड है, ऑलरेडी पहले से कोई उन्होंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार कर रखा है जी। और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उनको ज्यादा फंड की आवश्यकता है। तो अभी हमने उसमें एक नई स्कीम हम लोगों ने फिर से डिवाइस की, दैट इज सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन टू ट्रांसफर टू द इंडस्ट्री, दैट इज स्तुति। हाँ, तो इसके तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको 1 साल तक लगभग 2 लाख तक का सपोर्ट दें, जिससे कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को इस तरह से अपलिफ्ट कर पाएं, अपग्रेड कर पाएं, ताकि वो फाइनली रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री को ट्रांसफर हो सके। अब तीसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही कोई प्रोटोटाइप है और प्रोडक्ट भी है या उसको अप टू 7 तक ले जा चुका है, वो सिर्फ इंडस्ट्री ढूंढ रहा है, टीआरएल 7 तक ले जा चुका है। हाँ, उसको इंडस्ट्री चाहिए कि भाई हमको पर्टिकुलर इंडस्ट्री मिल जाए, रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री मिल जाए, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को उनके सामने एग्जिबिट कर सकें और वो शायद ट्रांसफर हो जाए। उसके लिए हम लोग इंडस्ट्री एकेडमी में मीट कराते हैं, जिसको हमने इनोवाथॉन कहा। इनोवाथॉन एक ऐसी चीज है जो हम पिछले बार हमने जो है वो नेशनल साइंस डे पे कराया था, इस बार भी हम संभवतः नेशनल साइंस डे पे उसको ऑर्गेनाइज कराएंगे। और वो 1 से 2 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें जितनी भी ऐसे टेक्नोलॉजीज लोगों ने डेवलप कर रखी हैं वो उसके माध्यम से एग्जिबिट कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ स्पेशली उल्लेख करना चाहूंगा कि जैसे बात हो रही थी कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी माइनिंग होकर के बहुत नहीं आ रही। फिर ये होता है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला व्यक्ति के अंदर स्किल तो है नहीं, उसको स्किल करो पहले, तभी तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम डिवाइस किया अपने टीईसी में, दैट इज स्ट्राइड। व्हाट इज स्ट्राइड? दैट इज स्किल ट्रेनिंग फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें हमने क्या किया, हमने बेसिकली 3 मॉड्यूल्स रखे हैं। पहली मॉड्यूल में कोई व्यक्ति अगर बाय द वे रिसर्च करना चाहता है तो रिसर्च करने के पहले उसको रिसर्च के मेथड्स पता होने चाहिए। एक लेमन व्यक्ति कैसे रिसर्च करेगा, या जो व्यक्ति अभी इंटरमीडिएट लेवल का है या यूजी लेवल का है, अभी वो रिसर्च की मेथड्स जानता नहीं, तो हम उसको पहले 45 दिन तक पूरे रिसर्च की मेथड्स पढ़ाते हैं, एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजी बताते हैं, साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, आपको हाइपोथेसिस बनानी है तो कैसे बनाएंगे, प्रपोजल डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे, साइनॉप्सिस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अगर आपको कोई छोटी सी रिपोर्ट बनानी है तो कैसे बनाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएंगे, साइंटिफिक कंडक्ट क्या होता है, साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या होता है, रिसर्च पॉलिसी क्या होती है, पब्लिकेशन एथिक्स क्या है, रिसर्च एथिक्स क्या है। मतलब बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो व्यक्ति को पता नहीं है। तो अगर जब ये जानता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे रिसर्च के बारे में सोचना शुरू कर देता है। हम टीचर्स कहते हैं बेसिकली नॉलेज के 2 फेजेस हैं, वन इज दैट इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, द सेकंड इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हम कई बार नॉलेज एक्वायर तो कर लेते हैं डिफरेंट मीडियम से, बुक से, यहाँ वहां से, लेकिन एक्वायर की हुए नॉलेज को अगर हम अप्लाई नहीं कर पाते तो वो हमारे लिए व्यर्थ है। तो हमने ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करने की आवश्यकता है हमें, जिससे कि वो नॉलेज को अप्लाई कर सके। इसके लिए हमने मॉड्यूल में मेथड्स बताए। मॉड्यूल 2 में हमारे पास इनोवेशन सेंटर में बहुत अच्छे हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं 1 महीने की, ताकि वो इनेबल हो सकें और फिर वो सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। फिर हम उनको एक तीसरे मॉड्यूल में एक प्रोजेक्ट डिजाइन करने का मौका देते हैं। उनको हम पॉलिश करके तैयार किया हमने, हम उनको प्रोजेक्ट करवाते हैं, फिर उसी प्रोजेक्ट को हम इस तरह से तैयार करते हैं कि हम हैकाथॉन में लेकर के आए, और फिर उसके बाद वो हैकाथॉन के माध्यम से वो उनको हम फंडिंग दे सकें। यस, तो एक चैनल बनाने की कोशिश की हमने, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है, जिससे कि बच्चे डेवलप कर सकें अपने आप को और फिर आगे चल करके वो कर पाए। चौथी बात जो आपने एमएसएमई की, एमएसएमईज को ऑब्वियसली
कई तरह के सपोर्ट की आवश्यकता है। जी। जैसे अभी वो अपना मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अभी हमने लगभग 30 MSMEs को, झांसी के आसपास के MSMEs के साथ संपर्क किया, उनके साथ बातचीत करी, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो बहुत सारे MSMEs ने हमें बताया कि हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि हम अपने आप को आगे जो है हमारी डेप्थ ऑफ रीच बढ़े, हम समाज के उस लोगों तक पहुंचे जहां तक कि हमारा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। तो उस चीज को समझते हुए हमने स्टूडेंट्स को, हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और एक ग्रुप तैयार किया जो कि सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप कर सकें, वेबसाइट डेवलप कर सकें। और फिर हमने उनको असाइनमेंट दिया कि हम आपको सर्टिफिकेट तभी देंगे जब आप MSMEs की ये नीड फुलफिल करेंगे कि उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना एप्लीकेशन डेवलप करके देंगे। तो अभी हमने अक्टूबर में 7 ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप कराए डिफरेंट MSMEs के लिए। उसमें झांसी बाजार भी एक है और उसमें जो है वो घराना बुटीक और इस तरह से बेकार को आकार, कई 7 ऐसे हैं जिनको कि हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप करके दिए। तो दिस इज हाउ दिस टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर इज supporting to the MSMEs also. Here this is not only financial support, हम उनको mentoring भी करने की कोशिश करते हैं। जी सर, वो awesome exercise था। इनफैक्ट आई वाज बीन अ पार्ट ऑफ दैट एंड आई एम ग्लैड कि इतने अच्छे लेवल पे आप लोगों ने उस चीज को मॉनिटर किया और किया। तो इट वाज लाइक रियली ऑसम। तो दोस्तों, जो हम सुन रहे हैं अभी वो एक्चुअली रियलिटी है और हम ये भी जान रहे हैं कि DST टेक क्या होता है, टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर कैसे मदद करता है, इनोवेथॉन क्या है, स्तुति क्या है, और ये सारी चीज़ों पे हमने बात करी है। तो यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे, क्योंकि इसके बाद ये भी जानना है हमें कि इनेबलिंग सेंटर में ये आया कैसे, यूनिवर्सिटी के पास कितनी जिद्दोजहद लगी इसको लेके आने में, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्राइड का विषय है। और दूसरा ये भी जानेंगे कि आगे हम इसको कैसे प्रमोट कर रहे हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इसको कैसे जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और चूंकि जैसे कि सर ने बोला कि स्टेट में ये एक ही है, तो जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा ही है कुछ हमारे ऊपर भी। तो वो प्लान भी सुनेंगे सर से। तो कहीं जाइएगा मत, लौट के आइए और बात करते हैं आगे। Welcome back, people. We are here along with Dr. Lavkush Dwivedi, the coordinator for DST Tech, only one in UP and among the 22 in the whole nation, right? Now, sir, एक बहुत ही बढ़िया सवाल मेरे पास है सर आपसे लेने के लिए कि चूंकि ये 22 हैं पूरे देश में और एक ही है उत्तर प्रदेश में जो पूरी मदद कर रहा है उत्तम प्रदेश बनाने में, तो सर ये I'm sure it has been a very huge task to get this, because obviously we have much deserving and much capable universities to do this. What differentiation you and your team was able to create, या आपने ऐसा आपकी टीम ने ऐसा क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि भाई बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पूरी तरह सक्षम है, इनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है और ये बहुत ही अच्छे से इसका निर्वाह करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इस पे भी सर थोड़ा बताइएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि सर ये जो इतना अच्छा इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर, ये क्या इट विल नाउ गो ऑन और इट हैज़ अ सर्टेन टाइम पीरियड अटैच्ड टू इट, एंड इफ इट हैज़ अ टाइम पीरियड अटैच्ड टू इट, अगर ये कोई समय में सीमित है तो हम आगे क्या सोचें सर? मतलब ये तो एक अच्छी चीज़ आई और फिर चलेगी तो बड़ा बुरा भी लगेगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? श्योर, थैंक यू। शुरुआत में माननीय कुलपति जी जो हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, जब उनका पहला कार्यकाल में उन्होंने ज्वाइन किया, आई थिंक मुझे याद है जस्ट 1 या 2 महीने बाद ही DST की तरफ से ये कॉल आई। आई डोंट नो, मतलब सर को कहीं से पता चला होगा हमारे बारे में, तो सर ने स्पेशली हमको बुला के बोला कि भाई इस प्रपोजल को हमें भरना है, बिकॉज ये सिर्फ इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस तक सीमित वाला प्रोजेक्ट नहीं था जी। ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हमको अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना था, वहाँ पे अपनी पूरी यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ बताना था। और वो स्ट्रेंथ इस सेंस में कि यूनिवर्सिटी में अब तक का क्या रिसर्च है, कैसे कितने लोग एक्टिव हैं जी। और वो पूरा विद एविडेंस देना था। तो
preparing a proposal, obviously it was I mean huge task. करेक्ट। तो हम लोगों ने उसको मिलकर के पूरा टीम बनाया, हर डिपार्टमेंट से एक एक व्यक्ति को जोड़ा जो केपेबल व्यक्ति थे, सभी लोगों को जोड़ते हुए एक टीम बनाई और फिर उन टीम के साथ बैठ करके लगभग 1 महीने का कई सारे विभिन्न संस्थानों से MOU किए, जो हमारे आसपास के संस्थान हैं, MOU करके उनको विश्वास में लिया कि हम लोग मिल करके ये नेटवर्किंग करके ये प्रोजेक्ट लाएंगे। खैर उन सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ 7 पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों ने सहमति दी और फिर हम लोगों ने एक प्रपोजल तैयार किया, काफ़ी सारी तैयारी करी। ऑब्वियसली हमारे टक्कर में या हमको कंपटीशन देने वाले बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी विश्वविद्यालय और वो ऐसे भी विश्वविद्यालय थे जो NIRF में टॉप 25 में आते हैं और IITs, NITs और हमारे ऐसे संस्थान भी थे। लेकिन वहाँ पर जो हम लोगों ने मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो हमने डिफरेंस महसूस किया वो ये कि प्रेजेंटेशन के दौरान विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी स्वयं उपस्थित थे। तो एक बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी संस्था है और उस संस्था के कुलपति एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने आगे चल करके आगे बढ़ के अपनी लीडरशिप दिखाई, वो स्वयं उस प्रेजेंटेशन के दौरान उपस्थित रहे, उन्होंने उस प्रेजेंटेशन को डिफेंड किया, उन्होंने उस पूरी कमेटी को ये विश्वास दिलाया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में वो क्षमता है कि अगर ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को दिया जाएगा तो हमारे लोग, हम सभी लोग मिल करके इस काम को अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक जो बड़ी खूबी है विश्वविद्यालय की वो ये है कि आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स हैं जी। हमने जैसे बताया कि 27 संस्थान होना, उसमें जो है वो 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होना, 350 से ज़्यादा टीचर्स हैं, 100 से ज़्यादा पाठ्यक्रम हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत विविधताएं लाती हैं। और अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट होते या हम सिर्फ साइंस के इंस्टीट्यूट होते तो शायद बड़ी मुश्किल होती कि हम शायद एक ही दिशा में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास 12 डिफरेंट फैकल्टीज में हम पाठ्यक्रम देते हैं। तो ये कई विविधता जो है ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी, पहली चीज। दूसरी चीज ये बुंदेलखंड लोग मानते हैं कि एक कंपैरेटिवली थोड़ा पिछड़ा एरिया है और इसमें बहुत सारा विकास करने की गुंजाइश है और यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, हुनरमंद लोग हैं जिनके तहत हुनरबाज कार्यक्रम के तहत आप लोग भी जो है इन चीज़ों को आगे लेकर के आते हैं। तो उनको भी एक मंच प्रदान किया है भारत सरकार ने। इस मामले में हमको भारत सरकार को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को इस उचित समझा कि इतने प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट को उन्होंने दिया और हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलाएं और कैसे लोगों तक इसके बारे में पहुंचाएं कि ये कैसे हो रहा है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्या ये टेन्योर बेस्ड है, यस इट इज़ फॉर 5 years इनिशियली, लेकिन ये ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ही हमारा डिस्कशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों के साथ हुआ था कि 5 साल बाद ये सेंटर बंद नहीं होना है, इसकी अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। और चूंकि टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर का जो इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को इनेबल करें कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, कमर्शलाइज हो, वो इकोसिस्टम कोई सर्टेन टाइम के लिए ही रहना जरूरी नहीं है बल्कि वो तो सदैव होना जरूरी है। और इसके लिए हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जिससे कि 5 साल बाद भी ये टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर विश्वविद्यालय में स्थापित रहे और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर चले। विश्वविद्यालय से उसे कुछ लेना ना पड़े, विश्वविद्यालय की तरफ से सिर्फ वो एक संस्था के रूप में यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड रहे और वो स्वयं अपने आप में चीजों को जो है वो सक्षम बने, क्योंकि नाम ही उसका इनेबल सेंटर है। सो वो इस तरह से लोगों को मदद करता रहे। आई थिंक सर इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी और आई एम श्योर आपके अंदर वो है जो आप इसको करवा भी लेंगे। तो हम सबका सर आपकी तरफ निगाहें हैं कि आपको ये बहुत अच्छा करना ही है। सर एक जो अपने आप एक जनरल क्वेश्चन आता है उठ करके वो ये है कि आप अभी तक शायद 2 साल हमने इसको करा है, तो how do you feel the results are? मतलब I'm sure you have taken certain steps in terms of 2 years में क्या क्या किया. How do you think the city is responding to it? How do you think MSMEs are responding to it? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों को कितनी सफलता मिली है, किस किस चीज़ों में आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि भाई हमने कुछ किया है जिससे लोगों के बिजनेसेस में आसानी हुई है या किसी को जॉब ढूंढने में आसानी हुई है किसी भी तरीके से। तो इस पे एक थोड़ा सा बताएं सर। और फिर ये भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप सोसाइटी और एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप इसको किस तरीके से देखते हैं।
आपका नजरिया क्या है, ताकि एंटरप्रेन्योर्स जो देख रहे हैं इसको वीडियो को, तो ऑब्वियसली दे आर स्टार्टेड थिंकिंग इन द लाइन व्हाट यू हैव इन योर माइंड। नहीं, जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन जी आपने पूछा अचीवमेंट्स जो हमारे रहे हैं कि अभी तक। बेसिकली हमको जब ये दिया गया था जिम्मेदारी, तो कहा गया था कि हमें टेक्नोलॉजी की माइनिंग करनी है। माइनिंग का मतलब ये है कि अगर पहले से ही किसी ने कुछ डेवलप करके रखा है जी तो उसको हम लेकर के आए, उसको प्लेटफॉर्म दें और उस चीज़ को आगे प्रोसीड करें, उसको हम TRL लेवल इन्हांस करने में मदद करें। इस काम में जो हम सर्वे किया करने लगे, टेक्नोलॉजी माइनिंग के लिए हमने पूरी टीम बनाई। हमारे पास हर काम को करने के लिए हमने पूरा एक यूनिट है, हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट यूनिट है, सर्वे यूनिट है। तो हमने महसूस किया कि माइनिंग से हमको बहुत कुछ निकल के आ नहीं रहा है। मतलब लोग पता नहीं थोड़ा रिलेक्टेंट हैं, अपनी चीज़ें दे नहीं रहे हैं, या बाय द वे हमको हमारे प्लेटफॉर्म तक चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं। लोग जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं आ रही थी। तो ये एक चीज़ को महसूस, एक चैलेंज आया हमारे सामने। इसको महसूस करते हुए हमने पाया कि शायद अगर हम माइनिंग के भरोसे बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हम नहीं ले पाएंगे। फिर हमने डेवलपिंग की तरफ ध्यान दिया कि हमको स्वयं पहले टेक्नोलॉजीज डेवलप करने का कोई मैकेनिज्म डिवाइस करना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया, इनोवाथॉन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हैकाथॉन हो, चाहे स्तुति हो, ये बेसिकली वो मैकेनिज्म्स हैं जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही हैं कि आप डेवलप भी करिए, प्लस डेवलप करने के साथ साथ उसको आप इनेबल भी कराइए। तो इसके तहत हम अगर देखें तो लोगों में विश्वास जगाने में थोड़ा सा अभी हमको एफर्ट डालना पड़ रहा है। रही बात हमें स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ऑब्वियसली उनके लिए कई सारे जो है वो अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो इनोवाथॉन के माध्यम से हो। हम तो सारे स्टार्टअप्स जो हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड हैं या और कहीं भी रजिस्टर्ड हैं, वो हमारे इनोवाथॉन या हमारे टेक्नोलॉजी हैकाथॉन के माध्यम से अपने काम को पिच कर सकते हैं और वहाँ से वो मदद दे सकते हैं। द फील्ड इज़ ओपन। अभी तक हम 2 टेक्नोलॉजी हैकाथॉन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हमने उनको फंड भी कर दिया 10 प्रोजेक्ट। तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट दे चुके हैं। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि तीसरे वाले में हमारे पास कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो उनको कि हमने फंड किया है। और MSMEs को ऑलरेडी हम सपोर्ट कर ही चुके हैं, हमने आपको बताया, और भी हम लगातार उनके संपर्क में हैं और भी ज़्यादा MSMEs को कांटेक्ट कर रहे हैं। कई सारे MSMEs पर हम लोगों ने सर्वे करते हुए वाइट पेपर्स डेवलप किए जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किए अब तक, और किस तरह से MSMEs की दशा हम तो सुधार सकते हैं। रही बात समाज को कैसे दे सकते हैं, अभी हमने देखा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बेसिकली फार्मर्स का एम्पावरमेंट की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है जो खेती किसानी पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल सर। फार्मर्स हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, लेकिन क्यों श्योर इनकम ना होने की वजह से वो कई बार छोटी सी मंथली सैलरी के लालच में शहर की तरफ भाग जाते हैं। एक माइग्रेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए कैसे किया जाए, कुछ ऑल्टरनेटिव कैश क्रॉपिंग की आवश्यकता है, कुछ उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक मशरूम कल्टीवेशन पे ट्रेनिंग कराई। मशरूम कल्टीवेशन में हमने 50 डिफरेंट यंग एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स को, विमेन जो घर में हाउस वाइफ्स हैं, उनको मिलाते हुए 50 लोगों का समूह बनाया और उन लोगों को हमने 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी कि मशरूम को कैसे कल्टीवेट किया जाए। अब मशरूम देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि घर में बैठी हुई वो महिलाएं जिनके पास समय है लेकिन वो कुछ करना चाहती हैं, बाहर जाने के लिए शायद आज़ादी नहीं है या आप समय बाहर जाने का नहीं है, तो वो घर में ही छोटे से कमरे में मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। इससे विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। वो सिंपली जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होंगी, बल्कि वो अपने घर में एक सोर्स ऑफ इनकम बनेंगी, अपने परिवार वालों की मदद कर सकती हैं। बुजुर्ग जन जो वृद्ध जन हैं वो भी मशरूम कल्टीवेशन में बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कोई खेत पे जाकर के फावड़ा चलाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, एक पराली की समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी है। उसमें जो है पराली को कई बार जो है वो जला दिया जाता है, जिससे पोल्यूशन उठता है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मशरूम कल्टीवेशन में पराली का यूज़ किया जाता है, तो पराली को यूज़ करके मशरूम कल्टीवेट करिए। बहुत ही कम लागत में मशरूम कल्टीवेशन की पद्धति सीखी जा सकती है और लोगों ने सीखा, और आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि सीखने के बाद बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी फोटोज़ भेज रहे हैं, बता रहे हैं, वीडियोज़ भेज रहे हैं कि सर अपने घर में उगा रहे हैं, और एक ही शॉट में हमने जो है वो 3.5 किलो 4 किलो का मशरूम उगाया है।
अब आप समझते हैं कि मशरूम का कोई पर्टिकुलर मार्केट की आवश्यकता नहीं है, Correct. और कैसा भी कंडीशन हो मशरूम मार्केट में महंगा ही बिकता जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और बिल्कुल। ये भी एक Yeah. स्टेटस सिंबल भी है कि अगर Yeah. बाय द वे आप देखिए 5 स्टार होटल में Yeah. जो है वो बड़े बड़े लोगों को मशरूम की डिशेस सर्व नहीं, की अब जाती तो हैं, मशरूम बहुत डिमांड तो बेस है। बहुत डिमांडिंग है। बिल्कुल। तो जब उसमें बहुत लागत नहीं है, जी। बहुत ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो उसको विमेन एम्पावरमेंट भी हो सकता है, बिल्कुल। ऐसे माध्यम से पराली मैनेजमेंट भी हो सकता है। इस चीज को जी। ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने किया, बहुत ही अच्छा। और इस तरह से समाज के सोचते बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हुए, जी। और वो अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं, एक चेन बन रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें मिस्टर बिल्कुल। प्रवीण वर्मा जी जो मनोपरा फूड प्राइवेट लिमिटेड के हमारे जी। जो है वो एक प्रकार से कोलैबोरेटिव हैं, Very good. उनके साथ मिलकर के हमने ये ट्रेनिंग की 7 दिवसीय, दिसंबर महीने में 11 से 17 दिसंबर के बीच में कराई, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। वाह। और लोग पूछ रहे हैं कि कैसे दोबारा और कब कराएंगे आप। तो ये सीधे समाज को कनेक्ट करने वाली बात है। बिल्कुल। इसके बिल्कुल। अलावा भी हमने बहुत सारे और सेक्टर्स में, जैसे जी। स्टार्टअप्स की बात करें, जो लोग अपने डेटा को मैनेज करना चाहते हैं, जी हाँ, आजकल सर। डेटा साइंस का युग है, तो हमने पावर बीआई पे अभी रिसेंटली जो है वो 1 वीक ट्रेनिंग सर मैं उसका भी पार्ट था। यू आर द पार्ट ऑफ जी हाँ, दैट। जी। सो यू कैन अंडरस्टैंड, Yeah. बिकॉज कई Yeah. बार आजकल जो भी डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। कई बार आपके पास डेटा भले ही कम है, लेकिन अगर आप उसको वेल प्रिपेयर्ड वे में प्रेजेंट करते हैं जी। तो वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। बहुत इम्पैक्टफुल। उसमें पावर बीआई बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, शायद इसको ध्यान में रखते हुए। और अच्छी तरह से डिसीजन निकालने में मदद भी बड़ी आसानी से होती है। कम Obviously. समय में एक ज्यादा प्रोडक्टिव चीज है सर। जी Correct. बिल्कुल। तो जी। उसमें जो है वो पावर बीआई में हमने ट्रेनिंग दी। फिर हमने देखा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपकमिंग एरिया है, जी। उसमें कई बार थोड़ा सा एथिकल चैलेंजेस भी हैं, जी। तो हमने पावर मतलब एआई के एथिक्स पे हाँ। एक ट्रेनिंग दी, जिसमें हम लोगों ने बताया लोगों को कि भाई आप एआई का इस्तेमाल करिए, लेकिन एथिकली करिए, Correct. ताकि किसी का कोई जो है वो जी। पर्सनल चीज़ों को आप डिस्टर्ब मत करिए। तो जरूरी। वहाँ भी हमने ट्रेनिंग दी। अच्छा। और यू विल बी हैप्पी टू नो संकेत जी, आज सिचुएशन ये है कि पिछले लगभग 1 साल में हमारे टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर ने लगभग 1 दर्जन पेटेंट पब्लिश किए, अरे वाह। और उसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट लेवल के हैं, उनके पास उनके नाम के पेटेंट्स हैं। जी हाँ, तो सोचिए लग जाएगी। आज सोचने वाली बात है जी। कि विश्वविद्यालय में इनोवेशन इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में विश्वविद्यालय ने 100 से ज्यादा पेटेंट पब्लिश किए। यू विल बी हैप्पी टू नो, Absolutely. सिर्फ 1 साल में। तो Absolutely. जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, जी हाँ। उसी पेस में हमारा संस्थान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम बिल्कुल नैक सर। में डीपली इन्वॉल्व थे। हमने जी। देखा कि नैक में पिछले 5 सालों में हमने डेटा कंपाइल किया, देयर वाज ओनली 19 पेटेंट्स पब्लिश्ड, बट इन लास्ट 1 year we got 100 patent published. This is awesome, So sir. This is awesome, and this is the journey. What and the this technology is enabling journey. center is making the Correct. difference. that's how it is making the Yes. difference. और सर काउंट हो रहा है सर, हर जगह दिखाई दे रहा है, तभी बातें हो रही है सर। बट थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सरल शब्दों में पूरे टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर क्या होता है, किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है यूनिवर्सिटी के लिए, झांसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए, और कैसे जिसे कहते हैं ना इनेबलर्स के पास तक पहुंचना है ताकि वो उसका फायदा उठा सकें और उसको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में जोड़ सकें, कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। ये सारी चीज़ें आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और हम आपको सर सारी शुभकामनाएं दे सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इनेबलिंग सेंटर चले सर। इट शुड नॉट बी 5 years, हम नहीं चाहते ना, नहीं चाहते, तो हम नहीं चाहते सर ये 5 years तक हो। इट शुड कंटिन्यू। आई मीन आई एम श्योर देयर आर प्लान्स which you and your team would be working up on, and we only can pray for your success in that direction. But thank you so much sir, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन दी सर। थैंक यू सो मच संकेत जी। मैं इस पर्टिकुलरली आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप झांसी बाजार के माध्यम से जो झांसी के विभिन्न अमूल्य रत्न हैं, या जो विभिन्न कार्यक्रम आप चलाते हैं, हल्ला बोल, बुंदेली जो अमूल्य रत्न है उनको सामने लेकर के आते हैं, 2 बातें आमने सामने कई सारे प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं जहाँ पर कि आप जेम्स को ढूंढ करके ला रहे हैं। और कई बार एक सही प्लेटफॉर्म अगर किसी को दिया जाए, जैसे ये भी माना जाता है कि ज्ञान लोगों के पास है, एक्वायर किया है, लेकिन कई बार अगर ज्ञान को सही अवसर ना मिले, अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता। तो अपॉर्चुनिटी देने वाला व्यक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, जो हमको सही अवसर प्रदान करता है। और मैं आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप कम से कम ऐसे जिम्स को ढूंढ करके एक
अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवसर देते हैं कि वो अपनी बात लोगों के सामने रख सकें, जिससे कि लोग जान पाएं कि झांसी में कैसे कैसे हीरे हमारे पास हैं। बिल्कुल So सर, thank you so much for giving me this opportunity and wishing you very best of luck. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस काइंड वर्ड्स टू अस। इट्स मोटिवेट्स अस, जब आप लोग ये सब बोलते हैं तो और कुछ अच्छा करने को मन करता है। और इसी प्रॉमिस के साथ नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नई चीज लेके आएंगे, नई झांसी और उभरते बुंदेलखंड के लिए। नमस्कार। Thank you. नमस्कार। नया है युग नया जमाना, नए है पीढ़ी नया तराना, तो बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल, ये है नई झांसी और उभरता बुंदेलखंड। बोलो हल्ला बोल बुंदे हल्ला बोल, तुम बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल, ये है नई झांसी और उभरता बुंदेलखंड।